अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो फेडरल बायोलॉजी के नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अभी तक अगर मैंने कोई इस चैप्टर की वीडियोस अपलोड नहीं की फ्रॉम फेडरल बायोलॉजी, तो आप लोग मेरी एक और प्ले लिस्ट है, दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ फ्रॉम सिंस न्यू बायोलॉजी बुक। उसके अंदर जो फेडरल का कंटेंट है वही वहाँ मेंशन है, बल्कि फेडरल के अंदर जो बातें नहीं मौजूद हैं वो भी वहाँ पर पेश की गई हैं। सो अगर आप वो प्लेलिस्ट से वो वाली वीडियोस देख लेते हैं तो इससे पहले का पार्ट वो सारा कवर हो जाएगा। मैं ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू सिंथ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको भी पढ़ा दूँ ताकि आपके एमडी कैट के टेस्ट के दौरान आपको कोई और इशू पेश ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कह रहे हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के ज़रिए, क्योंकि एक सेल जो होता है गिव राइज टू टू सेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया आर सेड टू अंडरगो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कॉल्ड लोगैरिथमिक ग्रोथ। बैक्टीरिया जो होते हैं देखो डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन के ज़रिए। बाइनरी फिजन कैसी ग्रोथ है? ऐसी ग्रोथ है जिसमें एक सेल होता है, ठीक है, उस सेल्स की दो कॉपियाँ बन जाती हैं, यानी कि एक सेल होता है और उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जब इसने बाइनरी फिजन करनी होती है ना, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये अपनी कॉपी बनाता है। तो चलो भाई इसकी कॉपी भी बन गई। अब जब एक कॉपी बन गई तो इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी एक जेनेटिक मटेरियल ये रहा, एक जेनेटिक मटेरियल ये रहा। जब जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन चुकी है तो फिर ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है ना, ये इंडेंट होना शुरू हो जाती है। इसका साइटोप्लाज्म जो है ना, उसके अंदर बीच में कंस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है, सेप्टम आना शुरू हो जाता है। सेप्टम कहते हैं एक दीवार आना शुरू हो जाती है। जब दीवार आना शुरू हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेल इस तरह होता जाता है और एक जेनेटिक मटेरियल यहाँ रह जाता है, एक जेनेटिक मटेरियल यहाँ रह जाता है और उसके बाद पूरा सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, इसी तरह सिंपल डीएनए की रेप्लिकेशन से उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। फिर जो बैक्टीरिया इस तरह ग्रो करते हैं ना, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। इसका क्या मतलब भैया? लोगैरिथमिक होती है। इसका मतलब ये है, देखो 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस ग्रोथ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। कि पहले एक साथ तो ठीक है 1 से 2 बने, 2 से 4, फिर ठीक है 4 से 8, 8 से 16, इस तरह इस ग्रोथ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, कह रहे हैं 10 एक बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस 16 बैक्टीरिया आफ्टर 4 जनरेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में एक बैक्टीरिया 4 जनरेशन के बाद 16 बैक्टीरिया बना लेगा, यानी कि एक था उसकी 4 जनरेशन हुई, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 और ये 4 जनरेशन के बाद इसने 16 बैक्टीरिया बना दे। अगर हम फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करें, कह रहे हैं अच्छा, अब जो ग्रोथ का एक ग्राफ होता है यहाँ पर वो ये रहा। एक ग्रोथ का ग्राफ देखें तो इसमें एक पहला स्टेज है लैग फेज, फिर है लॉग फेज, फिर है स्टेशनरी एंड देन है डिक्लाइन फेज। तो पहले मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। देखिए बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होती है ना, उस ग्रोथ के अंदर हम देख रहे हैं ये एक कर्व सा ग्राफ आ रहा है, फिर जो स्ट्रेट हो जाता है और फिर डिक्लाइन करता है। ये जो शुरू वाला फेज होता है ना, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को ना इसमें प्रिपेयर कर रहा होता है ग्रोथ के लिए, यानी कि उसको ग्रोथ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एंजाइम्स चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, वो इस लैग फेज के अंदर अपने अंदर ला रहा होता है, उनको बना रहा होता है और अपने वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जमा कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो उनको यूटिलाइज़ करेगा और आगे ग्रो करेगा। तो लैग फेज़ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती बल्कि सेल अपने आप को ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। फिर आता है लॉग फेज़। लॉग फेज़ में बैक्टीरिया डिवाइडिंग एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और इनकी ग्रोथ इतनी होती है कि उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है, यानी 1 से 2, 2 से 4। ये जो ग्रोथ का फेज़ है इसको हम लॉग फेज़ कहते हैं, जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। फिर एक फेज़ आ जाता है ये स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है लेकिन ग्रोथ के साथ साथ अब ग्रोथ का जो पहले रेट था उसके मुकाबले में ग्रोथ कम हो गई है। सो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि स्टेशनरी फेज़ में जो लॉग फेज़ की ग्रोथ होती है ना, वो पहले के मुकाबले में स्लो हो जाती है। एक तो ये ग्रोथ स्लो हो रही है, ऊपर से क्या हो रहा होता है कि अच्छा, मेरी ग्रोथ का मतलब है कि बैक्टीरिया के नंबर डिवाइड हो रहे हैं। हम जब भी बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हैं उसमें बैक्टीरिया का ये नहीं कहते कि बैक्टीरिया बड़ा हो रहा है, सेहतमंद हो रहा है। ग्रोथ का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, सो स्टेशनरी फेज़ के अंदर क्या हो रहा होता है, एक तो लॉग फेज़ के अंदर जो ग्रोथ का रेट था वो कम हो जाता है, ऊपर से उस ग्रोथ जितना वो ग्रोथ रेट अब चल रहा होता है ना, हल्का होकर भी उसी के बराबर डेथ रेट भी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक अगर 4 नए सेल बन रहे हैं तो 4 मर भी रहे होते हैं। इस स्टेज को कहते हैं स्टेशनरी फेज। और ये ऐसा होता क्यों है? देखो आहिस्ता आहिस्ता जिस मीडियम में ये सारे सेल्स, बैक्टीरिया के सेल ग्रो कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के साथ साथ वहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल जमा होना शुरू हो जाते हैं। टॉक्सिक मटेरियल के साथ साथ
अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसको ग्रो करने के लिए एरोबिक रिस्पिरेशन करनी होती है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की भी कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये स्टेशनरी फेज़ आ जाता है, जिसमें सेल मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और आखिरी फेज़ होता है फेज़ ऑफ डिक्लाइन, जिसमें ग्रोथ कोई भी नहीं हो रही होती, सिर्फ और सिर्फ डेथ हो रही होती है, उसको कहते हैं फेज़ ऑफ डिक्लाइन या डेथ फेज़। तो लॉग फेज़ था हमारा, लैग फेज़ था, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। इस फेज़ में बैक्टीरिया अडेप्ट कर रहा होता है अपने न्यू इन्वायरमेंट के साथ, और ग्रोथ अभी तक अचीव नहीं होती। और हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ ने अपना मैक्सिमम रेट हासिल नहीं किया होता, हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है, बट मैक्सिमम रेट पे भी नहीं पहुंची होती है। बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल सिंथेसाइज न्यू एंजाइम टू डाइजेस्ट द पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द न्यू मीडियम। वो नया एंजाइम बनाता है ताकि जिस मीडियम के अंदर वो मौजूद है वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को वो डाइजेस्ट कर सके। फिर आता है लॉग फेज, जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, अच्छा ठीक है, तो आपका लैग फेज में एक बैक्टीरिया होता है, हम इस तरह स्टार्ट ले लेंगे कि आपका जो लैग फेज स्टार्ट होता है, बैक्टीरिया जो होता है उतना ही होता है, इसमें कोई इंक्रीज नंबर नहीं किया होता। लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग फेज इज द फेज व्हेन ग्रोथ इज preceding or proceeding at the maximum rate and it is closely approaching a logarithmic increase in number when the growth कर्व वुड बी स्ट्रेट लाइन। यानी कि कह रहे हैं ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, तो ये कर्व है ना, वो कोशिश कर रही होती है ग्रोथ का बिल्कुल सीधी हो जाए। सीधी ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाती बिकॉज आगे एक स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो बट इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और अप्रोचिंग अ लोगैरिथमिक इंक्रीज, अप्रोच कर रही होती है लोगैरिथमिक इंक्रीज को, ठीक है, जिसमें क्या होगा व्हेन द ग्रोथ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लोगैरिथमिक में उस वक्त होता है जब ग्रोथ जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बट यहाँ पर देखो इस देर के लिए ग्रोथ में जो रेट है वो स्ट्रेट लाइन बना है, पर दोबारा से कर्व हो गया है। अब फिर क्या आता है स्टेशनरी फेज, जिसमें बैक्टीरिया का रेट ऑफ डेथ एंड रिप्रोडक्शन इज इक्वल, डेथ जितना रिप्रोड्यूस कर रहा है उतना डेथ रेट है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को स्लो कर लेता है, ग्रोथ को स्लो डाउन कर लेता है, और उसके साथ साथ स्टेशनरी फेज में ग्रोथ रेट जो है कम हो रहा होता है। वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका डेथ भी साथ साथ चल रहा होता है। एंड इट स्टार्ट टू एंटर द स्टेशनरी फेज वेयर ग्रोथ रेट इज़ ज़ीरो। यानी स्टेशनरी सेल्स क्या होता है, सबसे पहले लॉग फेज में जो मौजूद था अपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ स्लो करता है, और फिर वो स्टेशनरी फेज में आना शुरू हो जाता है जिसमें ग्रोथ रेट इज़ ज़ीरो। ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही का मतलब है कि सेल का नंबर अब इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। और कह रहे हैं देयर इज़ अ मच ग्रेटर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज के लिए मुकाबला होता है, इसीलिए तो कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेशनरी हो जाता है और कुछ मर रहे होते हैं। यानी 4 नए बन रहे हैं तो 4 मर भी रहे होते हैं। तो नए बन रहे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं जो बची हुई होती हैं, और जो पुराने होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल इज़ स्लोअर एंड सीज ऑल टुगेदर। नए सेल्स का प्रोडक्शन का रेट स्लोअर हो जाता है और फिर एक वक्त आता है कि रुक जाता है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज ऑफसेट बाय डेथ ऑफ अदर सेल। जो सेल्स का नंबर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा था वो भी असर ख़त्म हो जाता है क्योंकि बाकी सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो दैट द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इसमें लिविंग सेल्स का नंबर अब कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। दिस फेज इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, accumulation of toxic waste product of metabolism and if the bacteria are aerobic, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर डेथ फेज आता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द डेथ फेज और द फेज ऑफ डिक्लाइन डेथ रेट इंक्रीजेज एंड सेल्स स्टॉप मल्टीप्लाइंग। जो डेथ का रेट है वो इंक्रीज कर जाता है और सेल्स जो है मल्टीप्लाई होना बंद हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, मैं कह रहे हैं बैक्टीरिया में 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बट ये जो सेक्सुअल है ना, इट इज़ नॉट द एक्चुअल सेक्सुअल, ठीक है। ये सेक्सुअल की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर ऑप्शन हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो आप जेनेटिक पे टिक करना, ठीक है। और एसेक्सुअल तो होती है, एसेक्सुअल होती है बाइनरी फिजन के जरिए, ठीक है, तो जिसमें एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है और जिसका तरीका मैंने ऊपर बता दिया। और जब एक सेल बाइनरी फिजन के जरिए 2 में डिवाइड हो जाता है, अब क्या होता है, पहले उसका जो डीएनए का मटेरियल होता है अपने आप की कॉपी बनाता है, कॉपी बनाने के बाद न्यू सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग फॉर्म, ठीक है। फिर क्रोमोसोम सेपरेटेड बाय ग्रोथ ऑफ न्यू सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो क्रोमोसोम दो डिवाइड होकर बने हैं कॉपी करने के बाद, वो अब डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन एंड न्यू सेल वॉल। फिर क्या होता है, डिवीजन रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, बिल्कुल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हमें दिखने को मिलते हैं। कह रहे बैक्टीरिया के अंदर 2 तरह के मूड होते हैं। कह रहे हैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन ज़्यादातर एसेक्सुअल होती है जिसमें बाइनरी फिजन के जरिए वो डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन याद रखना इज़ नॉट अ माइटोसिस, ए माइटोसिस इसको कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट माइटोसिस बट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ए माइटोटिकली या ए माइटोसिस के जरिए, ठीक है। देयर इज़ नो माइटोसिस इन बैक्टीरिया, पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है यानी कि अपनी कॉपी बनाता है, फिर 2 क्रोमोसोम बन जाते हैं और अलग हो जाते हैं एंड दिस सेपरेट अपार्ट इनटू न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन में अलग अलग 2 जगह पर चले जाते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पुश कर जाती है इनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है टू फॉर्म आ ट्रांसफर सेप्टम, ताकि एक सेप्टम बना दे। सेप्टम को कहते हैं एक पार्टीशन को कहते हैं, ठीक है। सेप्टम का मतलब है एक दीवार, एक पार्टीशन। फिर क्या होता है, सेल वॉल क्या करती है, ग्रो करती है, वो भी इनवर्ड विद इन द ट्रांसफर सेप्टम, एंड इवेंचुअली द सेल डिवाइड इनटू 2 सेल। फिर क्या होता है, सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। द इंटरवल टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। अब जब एक डिवीजन हो गई है, इस डिवीजन में जो सेल है पूरी तरह मैच्योर होगा और अपने आप को तैयार करेगा कि दोबारा डिवाइड कर सके। तो एक डिवीजन से लेके दूसरे डिवीजन तक का जो टाइम होता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। और अंडर फेवरेबल कंडीशन व्हेन देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड टेम्परेचर, बैक्टीरिया विल डिवाइड अगेन। इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर डॉटर सेल्स टू ग्रो एंड स्टार्ट डिवाइडिंग अगैन। यानी कि हर 20 मिनट बाद ये साइकिल हो रही होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि 20 मिनट लगते हैं इस साइकिल को कंप्लीट होने में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरिया में, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जरिए होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर एक बैक्टीरिया है, ये एक और बैक्टीरिया है, ये सिर्फ अपने डीएनए जो है उनको एक्सचेंज कर लेंगे। अब कैसे करेंगे हम इसकी बात करेंगे, बट इसमें सिर्फ डीएनए का एक्सचेंज हो रहा होता है, और पूरे डीएनए का भी नहीं बल्कि डीएनए के थोड़े थोड़े पार्ट का। द डीएनए ऑफ 2 बैक्टीरिया कंबाइन, यानी कि एक्सचेंज है ना, यही कि थोड़े थोड़े इसका पार्ट थोड़ा उसका पार्ट मिल जाएगा और नया कॉम्बिनेशन बनाएगा, और एक नया कह रहे हैं बैक्टीरिया बनाएगा जिसको रिकॉम्बाइनेंट बैक्टीरिया कहते हैं। तो डीएनए ऑफ 2 बैक्टीरिया कंबाइन, तो डीएनए होता है 2 बैक्टीरिया का, वो कंबाइन हो जाता है और फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में, इट अकर्स बाय कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो कंजुगेशन के जरिए होती है, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, मैं इसको भी डिटेल में पढ़ाता हूँ। कह रहे हैं जो जनरेशन टाइम है एक डिवीजन से लेकर दूसरी डिवीजन तक के बीच में, वो 20 मिनट होता है ई कोलाई में और 24 घंटे होता है माइकोबैक्टीरियम में। और ये जो रेट है डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। इन सब चीज़ों पे ये जनरेशन टाइम डिपेंड करता है। अगर सूटेबल टाइम हो और सब चीज़ें बिल्कुल हों, मॉडरेट हों, तो फिर जल्द से जल्द वो आपका जो जनरेशन टाइम है वो कम हो जाएगा और आप जल्दी से ग्रोथ पूरी कर सकते हो। कंजुगेशन क्या, ठीक है, कह रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रूफ दिया था लेडर वर्जन है और टैटम ने। या आपसे कोई पूरा प्रोसेस नहीं पूछते, मैं आपको इतना बता दूं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था ई कोलाई, और ई कोलाई को उन्होंने ई कोलाई की वाइल्ड टाइप ली थी। फिर इस बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो किया था जिसमें बहुत सारे सॉल्ट थे, ग्लूकोज था, और उन्होंने देखा था कि ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो भी कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है वाइल्ड टाइप वाला, किसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ग्लूकोज के अंदर। फिर उन्होंने ना इसके ऊपर एक्सरेज डाली थी। तो बैक्टीरिया लिया, उसे एक सॉल्यूशन में उन्होंने ग्रो कराया, फिर उसके ऊपर एक्सरेज डाली। जब उन्होंने एक्सरेज डाली तो एक्सरेज की वजह से ना डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया था ना उनके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ गई, तो उस म्यूटेशन की वजह से सारे डीएनए म्यूटेटेड हो गए, और तो सारे जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर भी म्यूटेशंस आ गई। जब सारे बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशंस का मतलब होता है आपके क्रोमोसोम के सीक्वेंस के अंदर या डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई ख़राबी आ गई है, ठीक है, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो अब क्या हो, जब म्यूटेशन हो गई तो उन्होंने ना ऐसे 2 बैक्टीरिया लिए जिनके अंदर म्यूटेशन थी। एक को नाम दिया उन्होंने Y10 का स्ट्रेन और एक को नाम दिया Y20 का स्ट्रेन, जब और Y24 का स्ट्रेन। Y10 वाला स्ट्रेन जो था उसको अलग चीज़ें चाहिए थी, उसको अमाइनो एसिड थ्रियोनिन और ल्यूसीन चाहिए थे ग्रो करने के लिए, और विटामिन थायमिन चाहिए था। तो Y10 वाले को थ्रियोनिन चाहिए था, ल्यूसीन चाहिए था, अमाइनो एसिड, और क्या चाहिए था, विटामिन थायमिन चाहिए था। और जो हमारा Y24 वाला था स्ट्रेन, ठीक है, उसको चाहिए था फिनाइल एलेनिन, सिस्टीन एंड विटामिन बायोटिन, ठीक है। फिनाइल एलेनिन क्या, फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, और विटामिन बायोटिन है, ठीक है। तो बायोटिन एक विटामिन है। तो ये चीज़ें चाहिए थी Y24 को। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने ना इन दोनों को मिक्स कर दिया, Y10 और Y24 को मिक्स कर दिया, इन्हें छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि Y10 और Y24 की मदद से उन्हें Y10 भी मिला, Y24 भी मिला और एक वाइल्ड टाइप भी मिला, यानी कि ये दोनों तो मिले ही मिले, फिर एक इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला, और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था वो कौन सा था, वाइल्ड टाइप। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा डीएनए का ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। अब इसकी बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए डीएनए के जब स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा तो हमें नज़र आया कि हाँ वाकई ऐसे होता है। तो वो बैक्टीरिया जो डीएनए देता है उसको डोनर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। ये पूरी चीज़ बेकार है। बस याद रखना कि जो डायरेक्ट प्रूफ था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद आया था, और जो इनडायरेक्ट था वो इस लेडरबर्ज और टैटम के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आया था, जिसमें उन्होंने ई कोलाई को यूज़ किया था। अब अगर बात करें कि कैसे होता है, अगर हम कंजुगेशन की बात करें कि कंजुगेशन का क्या प्रोसेस है। कंजुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मेट या डीएनए ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मेट या डीएनए में। यानी कि अब नॉर्मली होता ही है यार
एक बैक्टीरिया ने ग्रो करना है, तो बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेशन भी करानी। सो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, ख़ास तौर पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, वो क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर उसका प्लाज्मिड होता है, और हर तरह का प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं होता। तो कंजुगेशन यार एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और पूरा प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि इस प्लाज्मिड का थोड़ा सा पार्ट अलग होके पूरा एक प्लाज्मिड बन जाता है छोटा सा, और वो ट्रांसफ़र होता है इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। और ये जो ट्रांसफ़र होता है ना, इस टेक प्लेस थ्रू पाइलस। एक पाइलस एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दो बैक्टीरिया के दरमियान बन जाता है, और जो कंजुगेशन होती है वो इस पाइलस के ज़रिए होती है। ठीक है, और जिसमें प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है। और कौन सा, हर तरह का प्लाज्मिड ये काम नहीं करता, सिर्फ एफ प्लाज्मिड है जिसको हम एफ फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एफ प्लाज्मिड जिसको हम एफ फैक्टर भी कहते हैं, वो प्लाज्मिड जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और कंजुगेशन का प्रोसेस करा सकता है। सब कुछ यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने अपने लेक्चर में या सिर्फ मैंने समझाया अभी। ठीक है, एफ बैक्टीरिया वाला। और जो एफ प्लाज्मिड है उसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं, और एफ प्लाज्मिड ही पाइलस बनाता है। एफ प्लाज्मिड ही पाइलस बनाता है, और एफ प्लाज्मिड की कॉपी होती है पहले, और कॉपी होने के बाद वो कॉपी दूसरे सेल में हो जाती है। तो यानी कि एक बैक्टीरिया है, उसमें एफ प्लाज्मिड था, उसकी कॉपी बनाई, और ये जो एफ प्लाज्मिड है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये कंजुगेशन था। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने पूरी लाइसोलाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप वो मेरी एक वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें मैंने ए सेलुलर लाइफ को डिफ़ाइन किया है। उसके अंदर एक लाइसोजेनिक और लाइसोलाइटिक लाइफ साइकिल है, उसको मैंने डिटेल में बताया है प्रोसेस। तो ट्रांजैक्शन में वही जो लाइसोलाइटिक और लाइसोजेनिक वाला प्रोसेस है वही होता है कि सबसे पहले क्या आता है, एक आपका बैक्टीरियोफेज आता है, वो बैक्टीरिया के ऊपर लग जाता है। जब लग जाता है तो अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ देता है। जब इसका डीएनए इसके अंदर आ जाता है तो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है ना, वो आपके बैक्टीरिया में ऑलरेडी मौजूद डीएनए के साथ मिल के रहना शुरू कर देता है। जब इसके साथ मिल के रहना शुरू कर देता है ना, तो फिर क्या होता है, व्हेन द प्रोफेज बिकम लाइटिक, अब इसके साथ रहना शुरू कर देता है, जो इसके साथ रहना शुरू कर देता है। इस रहने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले डीएनए आया, डीएनए ऑफ अ टेम्परेट फेज पेनिट्रेट द बैक्टीरियल सेल। टेम्परेट फेज ऐसा फेज होता है जो कि नॉर्मली मारता नहीं है, ठीक है, डेथ नहीं करेगा। तो एक टेम्परेट फेज आया, उसने अपना डीएनए रिलीज़ कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए मौजूद है वो जाएगा और इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होगी। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ये होता है कि बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, बल्कि ये जो डीएनए है और ये जो आपका बैक्टीरियोफेज का डीएनए हमेशा मिलके ऐसे रहेंगे। और जब ये वाला बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के ज़रिए डिवाइड होगा, तो बिल्कुल जब डिवाइड होगा तो इसके साथ इसका अपना डीएनए भी जाएगा और इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, इसको लाइसोजेनिक कहते हैं, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। फिर कभी कभी ना ये जो आहिस्ता से बैक्टीरिया हमारे नहीं बल्कि ये जो हमारा डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, वो आपके जो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मौजूद है वो होश में आ जाएगा। जब होश में आ जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं, अब मुझे इस सेल से बाहर निकलना है और मैं इस सेल को तबाह करना चाहता हूँ। तो फिर क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज का जो आपका डीएनए है ये इस डीएनए और क्रोमोसोम से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को टेक ओवर कर लेगा। यानी कि इस बैक्टीरिया के डीएनए को पहली बात ख़त्म कर देगा, और जब इस डीएनए को ख़त्म कर देगा तो सारा कंट्रोल जो होता है ना इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के पास आ जाता है, और सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। ये अपने प्रोटीन्स बनवाएगा, जिस प्रोटीन्स की मदद से इसका दोबारा से पूरा स्ट्रक्चर बनेगा बैक्टीरियोफेज का। और फिर आखिर में क्या होगा, यही बैक्टीरियोफेज एक एंजाइम रिलीज़ करेगा जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। वो लाइसोजाइम की एंजाइम इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देगी, इसकी लाइसिस करा लेगी, और ये बैक्टीरिया रिलीज़ हो जाएगा, ये वायरस रिलीज़ हो जाएंगे बाहर। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस होता है वो किसी थर्ड पार्टी वायरस के ज़रिए होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस, ऐसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो किसी और थर्ड पार्टी के ज़रिए हो, यानी कि वायरस के ज़रिए हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि आपका बैक्टीरिया ना, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो इन्वायरमेंट से डीएनए ले सकता है। इन्वायरमेंट में डीएनए के पार्टिकल मौजूद होते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और इस ठीक है, और एक रिसीवर के तौर पे, रेसिपिएंट के तौर पे काम करता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर ये जो डीएनए मौजूद है वो कहाँ से आया। यार जो इन्वायरमेंट के अंदर आपका डीएनए मौजूद है वो आया है आपके उन बैक्टीरिया से जो बहुत ज़्यादा जल्दी या तो ग्रो कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनका डीएनए के पार्टिकल बाहर रिलीज़ होते रहते हैं। या फिर अगर वो बैक्टीरिया उनकी डेथ हो गई है तो उनका डीएनए अभी भी मौजूद है, अभी ज़िंदा है। अगर अभी डेथ हुई है तो थोड़ी देर के लिए बैक्टीरिया तो अलाइव रहेगा, डीएनए जो है उसका वो अपनी एक्टिव फॉर्म में होगा ना,
तो उस डीएनए को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर इनएक्टिव फॉर्म में भी होगा ना तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये बैक्टीरिया एक्टिव दोबारा कर लेगा, और इस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो जाएगा जिसमें बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है डीएनए को। वो बैक्टीरिया जो डीएनए के फ्रेगमेंट देता है उसको डोनर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन का मतलब होता है आपके जो डीएनए का सेगमेंट है या डीएनए का सीक्वेंस है उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाए। ये जो म्यूटेशन है या तो किसी, और ख़ास तौर पर म्यूटेशन होती कब है? जब ये डीएनए की कॉपी हो रही होती है ना, तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है तो इस रेप्लिकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं। ये जो एरर्स आते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान, हम इनको म्यूटेशंस का नाम दे सकते हैं। या फिर एक्सरेज आई, एक्सरे की वजह से डीएनए के ऊपर फायर की गई एक्सरे और इस डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ गया, उसको भी म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन रेप्लिकेशन के दौरान ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा होती हैं, और या तो फिर आप उनको एक्सरेज वगैरह से ये नुकसान पहुंचा सकते हो जिससे म्यूटेशंस आ जाएंगी, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम म्यूटाजेंट्स कहते हैं, वो म्यूटेशंस कराते हैं, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर्स करवाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन का रेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है और हर बैक्टीरिया की स्पीशी में अलग अलग होता है। बल्कि अगर एक ही स्पीशी है और एक ही स्पीशी के बहुत ज़्यादा क्लोन्स हैं, यानी कि एक ही स्पीशी है, यानी बैक्टीरिया की एक वैरायटी है लाइक ई कोलाई, और ई कोलाई के बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्म्स मौजूद हैं, तो जो है तो ई कोलाई की स्पीशी, लेकिन इसकी जो डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं ई कोलाई की, उनके अंदर भी म्यूटेशन का रेट अलग हो सकता है। यानी कि ई कोलाई 1 के अंदर अलग रेट होगा, ई कोलाई 2 के अंदर म्यूटेशन का रेट अलग होगा। जेनेटिक चेंजेस इन बैक्टीरियल जीनोम कम फ्रॉम एज अ रैंडम म्यूटेशन। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं, यानी कि उसके जीन्स के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं। वो ऐसे नहीं आती, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो वो रेप्लिकेशन के जरिए आ जाती हैं, या फिर ये जो चेंजेस होती है ना जीनोम के अंदर, ये स्ट्रेस डायरेक्टेड म्यूटेशन होती हैं। स्ट्रेस डायरेक्टेड म्यूटेशन क्या है? स्ट्रेस डायरेक्टेड म्यूटेशन का मतलब है आपका बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसके एंजाइम्स बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। जब एंजाइम बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो जब इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है तो गलतियाँ तो ज़रूर करता है, तो वो एंजाइम जो अपने काम के दौरान कोई गलती कर देती हैं जिसकी वजह से म्यूटेशंस का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चार्ट है कि लैग फेज़ जो है वो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है और उसमें एक बैक्टीरिया होता है। लैग फेज़ वो फेज़ था जिसके अंदर से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, एंजाइम्स वगैरह बना रहा होता है। लॉग फेज़ जिसमें डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, 3 आवर्स लिखा हुआ है टाइम, और इसमें 1000 बैक्टीरिया हो जाते हैं। जो स्टेशनरी फेज़ है, डेथ का फेज़ है, इट टेक्स 360 मिनट एंड 360 मिनट्स आर अराउंड 6 आवर्स। ठीक है, और इसमें भी बैक्टीरिया का जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं तकरीबन 3000 हो जाते हैं, और डेथ फेज़ में बैक्टीरिया का नंबर जो है 300 रह जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखने के लेग फेज़ जो है सबसे कम टाइम में कंप्लीट होता है, और जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है दैट इज़ द डेथ फेज़। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ा, और हमने इसके साथ साथ डिस्कस किया कि बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किस तरह होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।